हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। दिस इज़ मी कुसुम मैम और आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी रिवीजन सीरीज स्पेशली फॉर द JKPSI एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स फॉर दिस SSB एग्जाम्स। सो हमने बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में रिवाइज़ किया, फाइनेंस कमीशन, कैग, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। रिसेंटली एक बात यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूँ, बेसिकली रिसेंटली क्या हुआ, 100 याद रख लेना, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ, तीसरा नेशनल कमीशन बना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। पहले ये 2 कमीशंस थे, लेकिन उसके बाद 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को आर्टिकल 338B के अंडर। ठीक है, तो मैं फिर से ये आपको बताऊंगी यहाँ पे, लेकिन चलिए पहले ये देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, आपको सबसे पहले याद रखना है, ये आता है अंडर आर्टिकल 338। अंडर आर्टिकल 338 क्या आता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आता है अंडर आर्टिकल 338। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है ये, पार्ट 16 यहाँ पे लिखा है ना, पार्ट 16 में आता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आता है अंडर आर्टिकल 338। तीनों को मैं साथ साथ पढ़ाऊंगी क्योंकि तीनों का काम सेम है। किस पार्ट के अंडर आता है, पार्ट 16 के अंडर। अब उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बना, वो आता है अंडर आर्टिकल, इसके बाद वाला आर्टिकल, इसलिए मैंने साथ साथ पढ़ाया, अंडर आर्टिकल 338A। ठीक है, अंडर आर्टिकल 338A, और किस पार्ट में, सेम पार्ट 16। ठीक है, पहले एक ही कमीशन था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यही सारा काम करता था। उसके बाद 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अलग हो गया। किससे, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो आपने क्या याद रखा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अंडर आर्टिकल 338 आता है पार्ट 16 में, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बना अलग से, और आर्टिकल 338A इसके साथ डील करता है, पार्ट 16 सेम। ठीक है, अब इसका एवोल्यूशन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशल ऑफिसर टू नॉन स्टैट्यूटरी कमीशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फिर अलग अलग हुआ। देखो क्या हुआ था, पहले था एक स्पेशल ऑफिसर इसके लिए, शेड्यूल कास्ट को इनका देखभाल करने के लिए। उसके बाद 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको नेशनल कमीशन बना दिया गया। ठीक है, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बना दिया गया। पहले तो एक स्पेशल ऑफिसर होता था, उसके बाद जब ये कमीशन बना तो ये सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBCs का देखता था। फिर क्या हुआ, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 में आया, उसने क्या किया, उसने 2 अलग अलग कमीशन बना दिए, एक तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो 2004 में फिर ये आए, इनका ऑफिस सेटअप हुआ अलग अलग से। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, अगर इसका देखेंगे तो अब ऑब्वियसली आपको समझ आया होगा कि 65th से पहले तो स्पेशल ऑफिसर रखा गया था, उसके बाद 89th से क्या हुआ, अलग अलग कमीशन आए, और 2004 में फिर ये प्रॉपरली आए। अब इसमें कंपोजिशन क्या होता है इन कमीशंस का, इसमें एक चेयरमैन होता है, एक यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, और 3 मेंबर्स होते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, 3 मेंबर्स होते हैं, इसमें भी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर्स। अब इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, सारे कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन को। ठीक है, सर्विस और टेन्योर क्या है, इसको डिटरमाइन करता है प्रेसिडेंट। ऐसे इन्होंने 3 साल रखा है प्रेसिडेंट ने, डिटरमाइन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर, क्योंकि 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बनाई गई, उसी के अंडर आता है क्या, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर। ठीक है, शाबाश। द चेयरपर्सन हैज़ बीन गिवन द रैंक ऑफ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। जो चेयरपर्सन है इन कमीशनर्स का, उसको यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की जितनी रैंक दी गई है, एंड द वाइस चेयरपर्सन दैट ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड अदर मेंबर्स हैव द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दो जो
अब आपने तीसरा कमीशन क्या याद रखना है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसको 102nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अलग से फिर बनाया गया। और किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल जो है 338B के अंदर, ठीक है। अब जो चेयरमैन इन तीनों कमीशंस का है उसको यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की जितनी रैंक दी गई, और जो वाइस चेयरमैन है उसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट की जितनी रैंक दी गई, और जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको कौन सी रैंक मिलती है, इक्वल टू सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इनके फंक्शन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है, जो काम वो शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए करता है, वही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब वाले लोगों के लिए करता है, और वही कमीशन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए करता है। अब हम फिर एक ही बार पढ़ेंगे क्या क्या काम होता है, तीनों वही सेम काम करते हैं। इन्वेस्टिगेट, मॉनिटर एंड इवैल्यूएट लीगल सेफगार्ड्स, inquire into specific complaint related to deprivation of rights, participate, advise, evaluate planning process in union states, recommendation for protection, welfare and socio-economic development in union states, annually or at such times report to president, other functions president में स्पेस पे। देखो क्या क्या होता है, अगर कोई भी इनको शिकायत मिलेगी कि किसी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास के बंदू के साथ कोई भेदभाव हो रहा है, उस पर एक्शन उठाएंगे, उसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे उस सिचुएशन को, ठीक है। लीगल सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करेंगे उस इंसान को, क्योंकि यूजुअली ये गरीब ही होते हैं ये वाले लोग, और इकोनॉमिकली पीछे ही है। और ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे कि आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम्स ला रहे हैं, बड़े हाई लेवल पे जो बहुत सारी प्लान्स प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, उसमें आप क्या क्या रखेंगे, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। ये रिकमेंड भी करती हैं, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट को भी, या यहाँ जिस स्टेट में ज़्यादा तादाद होगी उस पॉपुलेशन की, या यूनियन गवर्नमेंट को भी, कि इनकी डेवलपमेंट कैसे करेंगे हम, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करेंगे, इनका वेलफेयर हम कैसे देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इनमें काम करना ऐसे होता है कि इनको थ्रेट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इनका थोड़ा सा कल्चर जो है अभी भी इन्हें प्रोटेक्ट करके रखा है, ये चाहते हैं कि हमारा कल्चर ऐसे ही रहे, चेंज ना आए उसमें। तो उस हिसाब से उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को कि अप्रोच क्या होना चाहिए। एनुअली ये रिपोर्ट पेश करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट पार्लियामेंट पे पेश करता है, या अगर प्रेसिडेंट पहले भी इनको रिपोर्ट मांगेगा वो भी ये देते हैं, ये वाली कमीशन, ठीक है। और प्रेसिडेंट इनको कोई स्पेसिफिक फंक्शन भी कभी दे सकता है कि आप ये काम करो इनके लिए, तो वो करेंगे। तो इन शॉर्ट ये क्या करते हैं, ये इसीलिए रखे गए जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास है, उनको ब्रिटिश टाइम्स से ही एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो अब ये चाहते हैं कि ये एक्सप्लॉइट कम हो, ख़त्म हो, और इनको हम जो पॉवर्टी का साइकिल है उससे बाहर निकाले, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ये पढ़े लिखे, ठीक है, बाहर वाली दुनिया के साथ थोड़ा मैचअप हो जाए, मिक्सअप हो जाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है इसके लिए, क्योंकि आपको पता है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और वो चाहती है हर एक रीजन इक्वली डेवलप हो, और हर एक जो तबका है हमारे कंट्री में वो इक्वली हिस्सा बने, इंडिया का इंटीग्रल पार्ट की तरह रहे। तो तीनों कमीशन यही काम करते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, वो रिपोर्ट करता है पार्लियामेंट में पेश, ठीक है। अगर किसी स्पेसिफिक स्टेट की पॉपुलेशन के लिए ऐसी पॉपुलेशन का रिपोर्ट आता है, तो फिर वो प्रेसिडेंट उस स्टेट के गवर्नर को भेजता है, और गवर्नर वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर के सामने वो पेश करता है, और फिर उस पर डिस्कशन होता है। और उस रिपोर्ट में ये भी लिखा होता है कि अगर गवर्नमेंट ने मतलब कुछ ये इन्होंने रिकमेंड किया था, कमीशन ने, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन ली, अगर एक्शन ली वो भी, और अगर एक्शन नहीं ली उसके लिए रीज़न ये एक्सप्लेन करते हैं हमने एक्शन क्यों नहीं ली, ठीक है। ये जो नेशनल कमीशंस है ना, इनके पास पावर ऑफ सिविल कोर्ट है, ठीक है। ये अपना प्रोसीजर खुद ही रेगुलेट करते हैं, ये किसी को भी बुला सकते हैं बयान देने के लिए, एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए, विटनेस एज अ विटनेस इशू किसी के नाम के लिए भी इशू कर सकते हैं समन, ठीक है। ये कभी भी अगर इनको किसी भी पब्लिक कोर्ट से कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी रिकॉर्ड चाहिए, ये उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो और एविडेंस एज एन एफिडेविट भी ये ले सकते हैं। तो इनके पास ये पावर होता है, किसी भी पर्सन को बोलेंगे आप कहीं पे भी किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया से आ जाओ, एज एन एविडेंस आ जाओ, अगर वो उस किसी में चीज़ में इन्वॉल्व होगा तो ये बुला सकते हैं, क्योंकि इनके पास पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट होता है।
तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स की कुछ और फंक्शंस क्या है। 2005 में क्या हुआ, प्रेसिडेंट स्पेसिफाइड ओनरशिप मेजर्स रिलेटेड टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सेफगार्ड्स मेजर्स रिलेटेड टू मिनरल वाटर रिसोर्स एज पर लॉ, लिवलीहुड स्ट्रैटेजी मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर एलिनेशन फ्रॉम लैंड एंड रिहेबिलिटेशन, illicit cooperation for protecting and afforestation, ensuring implementation of PISA Act 1996, reducing and eliminating shifting cultivation। देखो 2005 में प्रेसिडेंट ने बोला नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है उसकी एक्स्ट्रा कुछ फंक्शंस है, वो ये है, आपको पता है जो ट्राइबल लोग हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं और वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं वहाँ पे, उस वजह से क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट्स होते हैं। तो उस शिफ्टिंग उनको समझाना है कि नेशनल कमीशन का जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है उनका ये काम है कि वो उसके लिए काम करें, उन जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको समझाएं कि ये मत करो आप शिफ्टिंग कल्टिवेशन, क्योंकि ये नुकसानदेह। और पीसा एक्ट 1996 जो हम पंचायत में पढ़ते हैं कि जो पंचायत वाला एक्ट है वो डायरेक्टली इन एरियाज़ पे नहीं लगता है, विद मॉडिफिकेशन लगता है, वो भी लागू हो करे और प्रोटेक्ट फॉरेस्ट्स को बचाने के लिए इनकी कॉपरेशन ली इन कम्युनिटीज़ की, और वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या इनका जो लाइवलीहुड है वो कोई इनसे छीने ना, या इनका जो लैंड है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब आते हैं तो ये बेचारे इनके साथ लैंड एलिनेशन हो जाती है, इनको निकाला जाता है, तो उसका भी ख्याल रखा जाए। तो प्रेसिडेंट ने एक्स्ट्रा काम दिया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को, ये एक्स्ट्रा काम होता है। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे सेफ गार्ड्स रखे गए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल इस ग्रुप जो किए गए हैं अंडर ब्रॉड हेड्स। शेड्यूल कास्ट के लिए बहुत सारे सेफ गार्ड्स है, जैसे कि सोशल सेफ गार्ड क्या है, आर्टिकल 17 आपको पता है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। शेड्यूल कास्ट जिनको हम दलित भी बोलते हैं उनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसको इलीगल करार दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 17। आर्टिकल 23-24 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, फोर्स्ड लेबर या जो है चिल्ड्रन का वो फैक्ट्रीज़ में hazardous फैक्ट्रीज में काम कराना, वो भी बिल्कुल गलत है, इलीगल करार दिया गया इन्हीं को बचाने के लिए, क्योंकि इन्हीं के साथ ये सारी चीज़ें होती थी। आर्टिकल 25 सब क्लास 2 सब क्लास बी, अब इनका जो है शेड्यूल कास्ट जो है अभी भी अपना इनका जो रिलीजन्स होते हैं अभी भी वो प्रिमिटिव वाले रिलीजन्स होते हैं। जब ये सूरज को चांद को पूजते हैं तो कोई इनको रोकेगा नहीं। इकोनॉमिक सेफ गार्ड्स आर्टिकल 23, 24 एंड 46, जैसे कि इनके पढ़ाने के लिए डिफरेंट स्कूल्स लाने हैं, और फोर्स्ड लेबर इनको कोई बेवजह या फ्री में कोई काम नहीं कराएगा। एजुकेशनल कल्चरल सेफ गार्ड्स आर्टिकल 15 सब क्लास 4, पॉलिटिकल सेफ गार्ड्स आर्टिकल 243, 330, 332, मतलब इनमें से कोई भी इलेक्शन लड़ना चाहेगा वो लड़ सकता है। वोटिंग राइट इन सबको मिलना चाहिए, ठीक है। सर्विस सेफ गार्ड्स आर्टिकल 16 सब क्लास 4, 16 सब क्लास 4A एंड आर्टिकल 335। अगर लगेगा इनको कि इनमें से रिप्रेजेंटेशन कम है हमारी सर्विसेज में तो इनको रिलैक्सेशन देनी है। आपको पता भी है इनको जो मिलती है रिजर्वेशन, इसलिए वो हम इनका कॉन्स्टिट्यूशनल हक है इनका, और इनको जिस इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इनको अब इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकालिए, क्योंकि ये पहले से ही एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो इनको उठाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है, या हमारे जो फोर फादर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उन्होंने जो है ये सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में रखे हैं, ठीक है। उसके बाद है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। देखो हमारी जो इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, बहुत सारी लैंग्वेज है, मल्टीलिंगुअल कंट्री है ये। आपको पता है बहुत भाषाएं बोली जाती है, कोंकणी, मैथिली, संथली, कश्मीरी, हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, है ना, तेलुगु, तमिल, कन्नड़। तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का एक जो है पोस्ट है, ये कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। देखो इसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिकमेंडेड दिस। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो लाया गया था 1956 में, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इस ऑफिसर को रखा गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था उसी ने रिकमेंड किया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटीज़ है जिनकी लैंग्वेज अलग है और कम तादाद में है, उनके लिए, उनकी लैंग्वेज बचाने के लिए। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया 1956 में, उसके द्वारा इस पोस्ट को इंक्लूड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 350B, आर्टिकल 350B और पार्ट 17, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 में है और आर्टिकल 350B। इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट रिपोर्ट देता है पार्लियामेंट और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स को, जिस स्टेट में भी वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ रहती हो।
इसका मतलब ये है कुछ एक कम्युनिटी होती है, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, तो उनको कोई रोक नहीं सकता है वो ज़ुबान इस्तेमाल करने से। अगर वो प्रिजर्व करना चाहेंगे, अगर उस लैंग्वेज को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो उनको कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है। रिपोर्ट इंटरवल एज प्रेजेंट में डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई क्वालिफिकेशन, टेन्योर, सैलरी अलाउंसेस, कंडीशंस एंड प्रोसीजर फॉर रिमूवल। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये नहीं बताया कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, ना ही इसके रिमूवल प्रोसीजर के बारे में बताया है। इसको फिर जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको लाया गया, फिर इसको क्रिएट किया गया 1957 में। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इसके हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है, और इसके अलावा 3 रीजनल ऑफिसेज है, एक तो बेलगाम, चेन्नई और कोलकाता में। हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है और 3 रीजनल ऑफिस कहाँ पे है? बेलगाम, चेन्नई और कोलकाता में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री माइनर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनर अफेयर्स के अंदर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो हमारे पास यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, उसके अंदर आता है। तो इसका रोल क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दिए गए ना लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, उनको पब्लिसाइज करना, मतलब लोगों में अवेयरनेस जनरेट करना, और अगर किसी को भी कोई शिकायत हो, ग्रीवेंस हो, तो वो उस ग्रीवेंस को लेना और उस ग्रीवेंस पे एक्शन करना। ये देखता है कि सेफगार्ड्स मिलते हैं इन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, इनके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको इन्वेस्टिगेट ये करता है, और ये मॉनिटर भी करता है, ये विजिट्स करते हैं वहाँ पे, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सेमिनार्स, मीटिंग्स और रिव्यू मैकेनिज्म भी इनने रखा है। इनका ऑब्जेक्टिव है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, नेशनल इंटीग्रेशन करना। इनका मकसद ये है कि अगर कोई कम्युनिटी है, उनका कोई अलग से ज़ुबान है, वो ऐसा ना फील करे कि हम कोई अलग है, उनको नेशनल इंटीग्रेशन हो, हम एज अ यूनियन एक हो इंडिया में। ठीक है। या जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनको मिले हैं, उनको उनकी अवेयरनेस उन लोगों में बताना, और जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनको हर किसी इसके लिए, हर किसी प्रोविज़न के लिए उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करे, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और जितने भी सेफगार्ड्स रखे गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या कुछ भी एक्ट्स आए हैं, वो देखना कि स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी में जो गवर्नमेंट है वो इम्प्लीमेंट करती है ये सेफगार्ड्स कि नहीं। ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा याद ये रखना है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा ये लाया गया अंडर आर्टिकल 350B पार्ट 17। ठीक है। तो ये था आज कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में, और भी हम रिवाइज करेंगे बाकी चैप्टर्स का। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।